हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो स्टार्ट करते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज को। और ये है सेट नंबर 2। हम डिस्कस कर रहे हैं 1 अगस्त 2021 में जो थर्ड शिफ्ट आई थी उसका पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये है सेट नंबर 2। इससे पहले सेट नंबर 1 के आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके। तो बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। और यहाँ पर बोला क्या है कि जो ट्रुथ टेबल हमें यहाँ पे दी हुई है उस ट्रुथ टेबल के रिस्पेक्टिव कौन सा गेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी हमारे इनपुट है। आउटपुट में क्या है देखो, 0 0 पे 0, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1। तो यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रुथ टेबल किस गेट की है बेसिकली। तो देखो जब दोनों 0 है तो हमारा आउटपुट क्या है, 0 है। एक भी अगर 1 है तब भी आउटपुट क्या है, 0 है। इट मीन्स जब तक दोनों 1 नहीं होंगे, जब तक आपका आंसर 1 नहीं आ रहा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये होती है हमारी एंड गेट की प्रॉपर्टी। when both the inputs are 1 then only we will get the output as 1, otherwise we will get the output as 0। तो इसका मतलब ये जो ट्रुथ टेबल है ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। और एंड गेट क्या होता है, वन ऑफ द फंडामेंटल या फिर बेसिक गेट होता है हमारा एंड गेट। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड गेट को, एंड गेट को हम कुछ इस तरीके से डी शेप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज ए इनपुट, दिस इज बी इनपुट और ये हमारा हो गया आउटपुट इधर। इसका मतलब जो गिवन ट्रुथ टेबल यहाँ पर हमें दी हुई है यहाँ पे, ये बेसिकली एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसे हम बोलते हैं y इक्वल्स टू a डॉट बी। ठीक है, डॉट मतलब होता है कि वो एंड फंक्शन को दिखा रही है और प्लस मतलब वो और फंक्शन को दिखा रही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग के मैप रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ। तो यहाँ पे के मैप से क्वेश्चन है, बोला क्या हुआ है यहाँ पे, दिस इज नॉट एस, दिस इज सिग्मा। ठीक है, ये सिग्मा दिया हुआ है आपको। एफ ऑफ ए बी सी डी एक फंक्शन है जो 4 वेरिएबल्स का एक फंक्शन है, जहां पर 0 1 2 6 8 9 और 10 ये सब क्या है, हमारी मिन टर्म्स है। क्या है ये, मिन टर्म्स है। इसका मतलब हमें बेसिकली क्या बोला गया है, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट या फिर मिन टर्म्स जो होती है उन्हें रिप्रेजेंट करना है यूजिंग के मैप। और यहाँ पे आपको 4 वेरिएबल के मैप बनाना पड़ेगा, बिकॉज ए बी सी डी आपको दिए हुए हैं 4 वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल के लिए हमें 4 वेरिएबल का के मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो के मैप बनता कैसे है। के मैप बनता है कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, मैंने आपको प्रीवियस सेट्स के अंदर बताया हुआ है किस तरीके से के मैप को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी और सी डी, वी हैव 4 वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो मैंने 2 वेरिएबल लिख लिए इस एरो के इस साइड में और 2 उस साइड में। ठीक है, अब देखो इनकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 0 0 0 1 के बाद 1 0 ना आके 1 1 क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ग्रे कोड। ग्रे कोड को फॉलो करते हैं जिसे हम बोलते हैं मिनिमम एरर कोड, उसकी वजह से हमें इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे भी 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब यहाँ पे हमें सेल्स बनाने हैं और उन सेल्स को नंबर प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, इस तरीके से कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर आपको नंबरिंग नहीं आती है तो आप इसका यूज करो, ए बी सी डी। चारों अगर 0 होते हैं तो क्या है ये, डेसिमल में 0। ठीक है, यहाँ पर टोटल 2 की पावर 4 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख सकते हो और फिर नंबरिंग करोगे। दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 इन डेसिमल, दिस इज 2 3
4 5 6 7 देन 1 मिनट। दिस इज 7, ठीक है। 8 कैसे बनेगा? ये 1 0 0 इज 8, देन 9 10 1 0 1 0 इज 10। 11 कैसे बनेगा? 1 0 1 1 इज 11। 12 इज 1 1 0 0। 13 is 1 1 0 1। 14 is 1 1 1 0 is 14, and last is 15। 1 1 1 1 15, ठीक है। तो टोटल 0 से लेकर 15 जो हमारे कॉम्बिनेशन बने हैं, ये हमारे बन गए टोटल 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विद 4 वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखो, A0 B0 C0 D0, मतलब क्या बन गया? ये सेल नंबर 0, ठीक है। जब सारे 0 होते हैं तो क्या बनता है? 0 बनता है। A0 B0 C0 और D1, तो ये बन गया 1। सिमिलरली ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 5 बनेगा, ये 6 बनेगा, ये 7 बनेगा। जिस ऑर्डर में मैंने ABCD को लिखा है उसी ऑर्डर में हम नंबरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं रिस्पेक्टिव के मैप के सेल्स को। देन वी हैव 8 हेयर, 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। एक बार आपने नंबरिंग कर ली है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। जो भी आपको गिवन मिन टर्म्स है, सिग्मा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो सिंबल्स आते हैं, या तो सिग्मा आता है या तो फिर पाई आता है। अगर सिग्मा आता है, सिग्मा मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम होता है इसका मतलब, सम ऑफ प्रोडक्ट, या फिर एसओपी भी कह सकते हो। और अगर आपको पाई सिंबल दिखता है तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग पीओएस, और पीओएस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा सिंबल लिखा हुआ है। अगर एसओपी बोलते हैं ऐसे, अगर सिग्मा है तो एसओपी और पाई है तो पीओएस। तो जिस टाइम पर आपको सिग्मा दिखाई दे उस टाइम पर एसओपी होगा, और आपको रिस्पेक्टिव मिनटम्स की, जो भी रिस्पेक्टिव मिनटम्स आपको दी हुई हैं, जो भी नंबरिंग आपको दी हुई है सेल्स की, उन्हें हम बोलते हैं मिनटम्स। वहां पे आपको फिल करना है वंस को, ठीक है। एसओपी के केस में हम वंस को फिल करते हैं, और अगर पाई लिखा हुआ है तो मतलब पीओएस है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, तो उन्हें हम बोलते हैं मैक्स टर्म्स। क्या बोलते हैं? उन्हें हम मैक्स टर्म्स बोलते हैं। और उस केस में आपको क्या फिल करना होता है? मैक्स टर्म्स के केस में आपको फिल करना होता है जीरोस, ठीक है। वहां पे आप जीरोस को फिल करेंगे इंस्टेड ऑफ वंस। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। जिस भी पॉइंट पे कोई डाउट आता है आप कमेंट में बताइएगा, मैं डेफिनेटली डाउट को क्लियर करने का पूरा पूरा ट्राई करूंगी, ठीक है। ये मैक्स टर्म्स के लिए होता है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है सिग्मा, ये एस नहीं है, ये सिग्मा है। तो सिग्मा है मतलब 0 1 2 6 8 9 और 10, इन वाले सेल नंबर पे आपको 1 को फिल करना है। सो लेट मी चेंज द कलर। देखो, हमें कहाँ कहाँ पे फिल करना है? 0 पे फिल करना है 1, 1 पे करना है, 2 पे करना है, 6 पे करना है, 8 पे करना है, 9 पे करना है, और 10 पे करना है, ठीक है। अब आपको इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना है कि ये वाला के मैप कौन से ऑप्शन में दिया गया है, उसके बाद आपका ये जो आंसर है वो डन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, ठीक है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? 1 1 1 1 ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है। और अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो, जब आपके A0 और B0 होते हैं तो इसे हम बोलते हैं A बार B बार, ठीक है।
इसे हम बोलते हैं ए बार बी, इसे हम बोलते हैं ए बी, और इसे हम बोलते हैं ए बी बार। एसओपी के केस में 1 जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म को और 0 रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को। तो जहां 0 होगा वहां पे आपको बार लगाना है, सी डी, सी बार डी बार, यहाँ पे सी बार डी, यहाँ पे सी डी और यहाँ पे सी डी बार। इस तरीके से के मैप आपको बनाना है। यहाँ पे के मैप से आपको आंसर मिनिमाइज फॉर्म में नहीं निकालना है, बस आपको ये दिखाना था कि कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन सही के मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आपको। दिस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, और किसकी, सॉर्टिंग और सर्चिंग मिक्स कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एवरेज केस की, हमारे पास 3 केस होते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको यहाँ पूछा हुआ है कौन सा, एवरेज केस पूछा हुआ है, और एवरेज केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन रिस्पेक्टिव एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया होना चाहिए। तो अगर बात करें सिलेक्शन सॉर्ट की, ठीक है, अगर हम बात करें सिलेक्शन सॉर्ट की, तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया ऊपर। तो बेस्ट केस में उसकी होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एवरेज केस में भी इसकी होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और वर्स्ट केस में भी इसकी होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, और इसे हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम एक पिवट वैल्यू निकालते हैं पहले, और उस पिवट वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसे पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं, और ये डिवाइड एंड कनकर मेथड पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है बेस्ट केस में। एवरेज केस में क्या होती है, सेम होती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग, लॉग टू द बेस 2 होता है ये। ठीक है, लॉग टू द बेस 2 एन। और वर्स्ट केस में ये होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। जस्ट अ मिनट। इसके बाद जो लास्ट है हमारे पास क्या है, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च, ठीक है, इसमें क्या होता है, लीनियर सर्च के अंदर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बेस्ट केस की, तो वो तो ऑर्डर ऑफ 1 ही होती है। ठीक है, एवरेज में ऑर्डर ऑफ एन हो जाती है, और वर्स्ट में ऑर्डर ऑफ एन हो जाती है। और अगर हम बात करें बाइनरी सर्च की, तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ लॉग एन देते हैं बेसिकली, लॉग एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन और ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में एक डिफरेंस ये होता है कि लीनियर सर्च में आप अनसॉर्टेड या सॉर्टेड किसी भी डेटा के ऊपर सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन बाइनरी सर्च तभी काम करेगी जब हमारा जो डेटा है वो सॉर्टेड फॉर्म में अवेलेबल होगा। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेस्ट केस में इसे ऑर्डर ऑफ 1 ही कर लो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 ही हो जाती है बेस्ट केस में, तो ओ ऑफ 1 ही लिख लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये पूरा चार्ट है बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस का। तो यहाँ पे अब आपको देखना है असेंडिंग ऑर्डर में लगा के क्या इसका आंसर बनता है। अब देखो यहाँ पे हमें सिर्फ एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखना है और इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ लॉग एन में से सबसे छोटा हमारे पास है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है, उससे बड़ा क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। उससे बड़ा क्या है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन।
और उससे बड़ा क्या है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अरेंज कर लिया। अब ऑर्डर ऑफ log n किसका है, बाइनरी सर्च का है, ठीक है, बाइनरी सर्च का है ऑर्डर ऑफ log n। उसके बाद ऑर्डर ऑफ n किसका है, लीनियर सर्च का है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ n log n किसका है, क्विक सॉर्ट का है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर किसका है, सिलेक्शन सॉर्ट का है, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट का है। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। इट मीन्स यहाँ पे अगर ऑप्शंस को मैच करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, क्विक सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग ऑर्डर आ गया एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आपसे एग्जाम में किसी भी केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स आपके सामने आ सकती है। फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे देखो आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, DSSP TGT कंप्यूटर साइंस के लिए मॉक टेस्ट शेड्यूल अवेलेबल है। आप अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मॉक टेस्ट ज़रूर से लगाइए, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। सिर्फ लर्निंग से आपको मदद नहीं मिलने वाली, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रियल टाइम एनालिसिस करना पड़ेगा अपना कि उस टाइम बाउंडेशन में आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा शेड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग टेस्ट अपलोड होंगे। फुल 200 मार्क्स के जो आपके फुल मॉक टेस्ट होते हैं वो अवेलेबल है। आप जाइए एक बार एनालाइज करिए अपने आप को, और फर्स्ट टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आप जाके एक बार फ्री टेस्ट देके एनालाइज कर सकते हैं, और बाकी जो टेस्ट है उसे भी आप ले सकते हैं बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में। और अगर आप उसे अभी लेंगे तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट यूजिंग +10 कोड। और अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 10% डिस्काउंट के लिए यूज +10 कोड। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश या फिर एफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी कहाँ से है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी आ गया है इलेक्ट्रॉनिक्स से ही। तो यहाँ पे एफ डैश या फिर एफ कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। क्या निकालना है, एफ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आपको एफ दिया हुआ है। एफ है क्या, एफ की जो इक्वेशन है वो क्या है, ए बी प्लस सी बार डी बार प्लस बी बार डी। तो अगर मुझे एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके लिए दो रूल होते हैं। तो रूल, अगर आपको शॉर्टकट से निकालना है तो रूल क्या है, देखो रूल नंबर 1, हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है, चेंज करना होता है डॉट को प्लस के साथ एंड प्लस को डॉट के साथ, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या होता है, चेंज अनकॉम्प्लीमेंट, चेंज अनकॉम्प्लीमेंटेड बुलियन वेरिएबल टू कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, टू कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो अगर आपको ये दोनों रूल्स याद हैं तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे रूल नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। अगर हमारे पास a लिखा हुआ है वेरिएबल तो हमें उसे कन्वर्ट करना है a बार में, और अगर हमारे पास a बार लिखा हुआ है ऑलरेडी तो उसे हमें कन्वर्ट करना है उसके अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मतलब a में। तो ये होता है रूल नंबर 2। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है f इज इक्वल टू ए बी प्लस सी बार डी बार प्लस बी बार डी। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे देखो, सबसे पहले आपको डॉट को प्लस में कन्वर्ट करना है और प्लस को डॉट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, एक डॉट यहाँ लगा हुआ है और एक डॉट यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पे प्लस एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डॉट को प्लस में और प्लस को डॉट में चेंज करना पड़ेगा। तो आई विल राइट इट एज ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये वाला जो प्लस था ये बन गया डॉट, दिस इज सी, ठीक है, सी बार था, बार रहने दो, ये हो गया प्लस, ये हो गया डी बार, और यहाँ पे लगा था प्लस, ये हो गया डॉट में कन्वर्ट, ये हो गया हमारे पास बी बार प्लस का डी। तो हमने रूल नंबर 1 को तो फुलफिल कर लिया। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 क्या है कि जहां पर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है उसे कन्वर्ट कर दो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में एंड वाइस वर्सा। तो ऊपर ए था तो यहाँ पे ए बार आ जाएगा, ऊपर बी था तो यहाँ पर बी बार आ जाएगा, ऊपर सी बार था तो यहाँ पे बार का बार, और यहाँ पे भी बार का बार हो जाएगा, यहाँ भी बार का बार, और यहाँ पे डी बार। इट मीन्स आई विल राइट इट एज ए बार प्लस बी बार, ठीक है, जहां बार था वहां आपने हटा दिया और जहां पे नहीं था वहां आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो दिस विल बी रिटन एज सी प्लस डी, और ये बन गया हमारे पास बी प्लस डी बार। तो इसका मतलब ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। दिस इज एफ कॉम्प्लीमेंट, एफ का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस मैच कर लो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से इन 2 रूल्स को फॉलो करके आप किसी भी एक्सप्रेशन के लिए कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट दी गई है और बोला गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया हुआ है, ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। तो नंबर सिस्टम से आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ज़रूर से नंबर सिस्टम को कवर करके जाना ही जाना है, ताकि एग्जाम में आपके जो मार्क्स हैं जो इस चैप्टर से आने वाले हैं ये फॉर श्योर डन हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 4052 का बेस 7 इक्वल्स टू 1409 बेस 10। तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा एक बार, विदाउट चेकिंग हम यहाँ पे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो बेस 7 से बेस 10 में आने के लिए आपको इसका पूरा लॉजिक पता होना चाहिए। तो एनी बेस टू डेसिमल बेस में आने के लिए क्या करना होता है, एनी बेस टू डेसिमल बेस में आने के लिए क्या करना पड़ता है। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4052 टू द बेस 7। तो ये एनी बेस से अगर आपको डेसिमल बेस में आना है तो करेंगे क्या, हम बेसिकली जो ये डिजिट्स है इसको लिखेंगे 2 इंटू में जो बेस है 7 की पावर 0 प्लस 5 इंटू 7 की पावर 1। आपको इंडेक्सेस को बढ़ाना है कि करके, फिर 0 इंटू 7 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 7 की पावर 3। देखो इंडेक्सेस कैसे होते हैं, इंडेक्सेस राइट टू लेफ्ट लिखे जाते हैं। जस्ट अ मिनट, ये देखो ये हमारा है 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकेंड इंडेक्स और ये थर्ड इंडेक्स, या फिर यू कैन से पोजीशंस ऑफ द डिजिट्स विद इन द नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख लिया, अब इसे आपको ऐड करना है और जो भी आंसर आएगा वो आपका डेसिमल बेस में ही आएगा। तो चेक करते हैं जो आंसर आएगा क्या वो 1409 आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 इंटू 2 हो गया, प्लस में 7 5 जा इज 35, प्लस में 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, प्लस में 7 का क्यूब इंटू में 4, 7 का क्यूब इंटू में 4। तो ये हो गया आपके पास 2 प्लस 35 प्लस 7 का क्यूब कितना हो गया 49 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 63, 28 एंड 63 कितना हो गया 34, 343। तो यहाँ पे 343 होता है इसका क्यूब रूट, इनटू में करना पड़ेगा आपको 4। तो ये कितना हो गया 12 का 1, 16 देन 17 का 1, 4 3 जा 12 और एक हो गया 13 प्लस में 37। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, वी विल गेट 9, ये हो गया 10 का 1,
एक मिनट। ठीक है, 7 और 3 हो गया 10 का 1, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। तो बेस 10 में हमारे पास आ गया 1409। इट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारी बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की। तो स्टेटमेंट नंबर 2 में हमें बेस 10 से बेस 12 में आना है। इट मीन्स हमें डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्जन का लॉजिक पता होना चाहिए। डेसिमल टू एनी बेस। तो कैसे करते हैं, अगर आपको डेसिमल नंबर से किसी और बेस में जाना है तो आपको उस रिक्वायर्ड बेस से डिवाइड करना होता है डेसिमल नंबर को। तो यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे 1715। ठीक है, और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। तो 12 वन जा होता है 12, 17 माइनस 12 इज 5 और ऊपर से आएगा 151 और ये जाएगा 48 से। तो 12 4 जा इज 48, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो 12 2 जा होता है हमारे पास 24। दिस विल गिव अस 11। तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 11। रिमाइंडर आप लिखोगे राइट हैंड साइड में और जो क्वेश्चन है ये आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में। जब तक आपका क्वेश्चन 0 ना हो जाए जब तक आपको करते रहना है। ठीक है, अब दोबारा करोगे, 12 से 1 पे जाएगा, 14 माइनस 12 इज 2। ठीक है, 22 हो जाएगा। 22 माइनस 12, 22 माइनस का 12 करोगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 से गया और 10 बच गया रिमाइंडर। अगर हम दोबारा करते हैं इसको, 12 जीरोजा कितना होता है, 0। तो 11 माइनस 0 इज 11। इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी ऊपर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके ठीक होते हैं। या तो आपका क्वेश्चन हो जाए 0 या फिर आपका जो क्वेश्चन है वो आपके जो डिवाइजर है उससे छोटा हो जाए, तब भी आप अपने डिवाइड को वहां पे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर 11 10 11 रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। कैसे करते हैं, 11 10 और 11। तो 11 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेस 12 में किससे, देखो बेस 12 की अगर हम बात करें तो बेस 12 में हम 0 से लेके 11 तक को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें 0 से लेके 9 तो एज इट इज रहेगा। लेकिन 10 के लिए वी हैव द सिंबल ए एंड 11 के लिए वी हैव द सिंबल बी। तो 11 को लिखते हैं बी, 10 को लिखते हैं ए और इस 11 को लिखते हैं बी। तो बी ए बी किस में आ गया, बेस 12 में। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। 3 resistors of 3 ohm each connected in series, what is the mean value of the resistors? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको CS पार्ट में मिल सकते हैं। या तो आपको बोलेंगे जो रेजिस्टर्स है ये पैरेलल में कनेक्ट है या फिर सीरीज में। तो अगर हमारे जो रेजिस्टर्स है वो सीरीज में कनेक्ट है तो आर ऑफ सीरीज अगर आपको निकालने के लिए दिया जाए तो कैसे करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 3 है। बेसिकली R1 ले लेते हैं, एक R2 ले लेते हैं और एक R3, और सारे के सारे कैसे हैं, 3 ओम के हैं। तो यहाँ पे सीरीज के अंदर मुझे अगर निकालना है मीन वैल्यू तो इन तीनों को हमें ऐड करना होता है इस तरीके से। ठीक है, और अगर आपसे पैरेलल में बोलेंगे कि आप पैरेलल में निकालो आर ऑफ पैरेलल, तो उस केस में ये बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे दिया हुआ है सीरीज में, सो दिस विल बी रिटन एज 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 इज 9 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इन अ डी मल्टीप्लेक्सर द नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स इज n एंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन इज m, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। और यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट है मतलब जो लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। और यहाँ पे पूछा हुआ है कि आउटपुट लाइंस और सिलेक्शन लाइंस के बीच में क्या करेक्ट हमारे पास रिलेशन होता है। तो अगर हम बात करें ब्लॉक डायग्राम की
तो कुछ इस तरीके से बनता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। यहाँ लिखते हैं डीमक्स, और डीमक्स को हम बोलते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, जिसमें हमारे पास वन सिंगल इनपुट लाइन होती है, ठीक है, वन सिंगल इनपुट लाइन होती है, और 2 की पावर n, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर n होती है आउटपुट लाइंस, आउटपुट लाइंस, ठीक है, और इधर टोटल m n सॉरी n होती है सिलेक्शन लाइंस। क्या होती है? सिलेक्शन लाइन, या फिर सेलेक्ट लाइंस भी कहते हैं इसे। ये होता है हमारा डीमक्स। अब यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि सिलेक्शन लाइंस जो है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से, और आउटपुट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से। तो आपको दिख रहा है कि जितनी भी सिलेक्शन लाइंस होती है उतनी ही हम 2 की पावर में डाल के आउटपुट लाइंस को बाहर निकालते हैं। इट मीन्स अगर m हमारे पास सिलेक्शन लाइंस है तो 2 की पावर m अगर हम करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू आउटपुट लाइंस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई रिपीट, देखो जितनी भी सिलेक्शन लाइंस है उतनी लाइंस को हम अगर 2 की पावर में डालते हैं तो बनती है आउटपुट लाइंस। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m अगर सिलेक्शन लाइंस है तो n किसके इक्वल होगा? तो जो आउटपुट लाइन है वो सिलेक्शन लाइन को 2 की पावर में डालने के इक्वल होगा। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डीमक्स या फिर डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, जो एक इनपुट लाइन को मल्टीपल आउटपुट लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट करता है डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलेक्शन लाइन। दिस इज डीमक्स। बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। बोथ द इनपुट्स ऑफ जोर गेट आर कनेक्टेड टू बी, व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या बोला है? बोथ द इनपुट्स ऑफ जोर गेट आर कनेक्टेड टू बी। देखो यहां पे बोला है, मान लो हमारे पास एक जोर गेट है, इस तरीके से बनता है जोर गेट, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ जोर गेट। यहाँ पे दोनों के दोनों इनपुट जो है वो बी है मान लो, तो आउटपुट क्या आएगा? आपको पता है कि जो जोर गेट होता है, जैसे अगर मैं सिंपली जोर गेट बनाऊं, जैसे यहाँ पे ए ले लो और यहाँ पे बी ले लो, तो जोर गेट होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, विच कैन बी रिटन एज ए जोर बी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं जोर गेट। अब अगर हमारे दोनों इनपुट ही सेम हो जाए, बी हो जाए, तब आंसर क्या आएगा? तब आपको आउटपुट पूछ रहे हैं क्या आएगा। तो देखो यहां पर बी, फिर डॉट बी का ही बार हो जाएगा, प्लस यहां पर भी बी बार और बी हो जाएगा। क्लियर है? अब बी डॉट बी बार क्या होता है? बी डॉट बी बार इज 0 प्लस बी बार डॉट बी इज ऑल्सो 0, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ, बी का अगर हम, एक मिनट, बी का अगर हम डॉट करें बी के बार के साथ, दिस विल गिव अस 0। कैसे? अगर मान लो मैं बी की वैल्यू लेती हूँ 0, तो बी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहां पर पुट करो 0.1, तो 0 को अगर 1 से डॉट करेंगे दिस विल गिव अस 0। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में दो लॉ होते हैं, पहला लॉ ये होता है, सेकंड क्या होता है? बी प्लस बी बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इन दोनों लॉज से मिलके बनता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अगर हम इसे चेक करें तो क्या होगा? देखो b की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 1 है, 0 प्लस 1 इज ऑलवेज 1। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के, डायरेक्ट जो आपका आउटपुट है ये ना दे के, आपको बोला गया है कि दोनों इनपुट को सेम कर दो, दोनों को b बना दो और फिर निकालो आउटपुट। तो आपको इसकी इक्वेशन अगर याद है तो इक्वेशन को फॉलो करके आप निकाल सकते हो इसका डिजायर्ड आउटपुट एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग बुलियन एल्जेब्रा लॉज, ठीक है। क्या बोला हुआ है? ई ब्रैकेट में ई प्लस एफ प्लस डी प्लस डी ब्रैकेट में ई प्लस एफ, इसको हमें मिनिमाइज करके सिंप्लीफाई करना है और बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखो इस तरीके से लिखा हुआ है ई प्लस एफ प्लस डी
E प्लस D E प्लस F। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करती हूँ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस विल बी इज इक्वल टू E डॉट E प्लस E डॉट F प्लस D डॉट E तो है ही हमारे पास, प्लस D डॉट E प्लस D डॉट F। अब देखो अकॉर्डिंग टू आइडमपोटेंट लॉ A प्लस A इक्वल्स टू क्या होता है, A ही होता है। तो अगर हमारे पास D डॉट E है प्लस D डॉट E है, इसे हम बोलेंगे D डॉट E। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, एक मिनट, एक ही बार आप लिखोगे D डॉट E, और हमारे पास जो E डॉट E है ये भी हम लिखेंगे यूजिंग आइडमपोटेंट लॉ, E डॉट E इज इक्वल टू, इसे भी हम E ही बोलेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी रिटन एज E प्लस E डॉट F प्लस D डॉट E और प्लस में D डॉट F। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे E है, यहाँ पे D डॉट E है। अगर मैं यहाँ से E कॉमन निकाल लूँ, दिस विल बी रिटन एज 1 प्लस D प्लस EF प्लस DF, ठीक है। 1 प्लस समथिंग विल गिव यू 1 ओनली, सो दिस विल बी रिटन एज E, यहाँ बन गया 1 प्लस में EF प्लस में DF, ठीक है। अब यहाँ बन गया E प्लस में EF प्लस में DF। अगेन आप दोबारा से यहाँ से E कॉमन निकाल लो, तो क्या बन गया 1 प्लस F प्लस DF। तो 1 प्लस F भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस F इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। दिस विल गिव अस E प्लस DF। दिस इज द आंसर, E प्लस DF। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, E प्लस DF। कहाँ मिला ये, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। बुलियन एल्जेब्रा के लॉज आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आने चाहिए, बुलियन एल्जेब्रा लॉज, ठीक है। अगर आपको लॉज अच्छे से नहीं आते तो आप सिंप्लीफिकेशन करने में गलतियां कर सकते हैं। तो मैंने सोचा है कि अब जो पहली सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज जो क्लास आने वाली है उसके अंदर मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को उठाऊं और यहाँ पे हम लॉजिक गेट्स और बुलियन एक्सप्रेशंस कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग बुलियन लॉज एंड के मैप, इनको डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज क्लास के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, अ फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डैश इंफॉर्मेशन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप इज अ सिक्वेंशियल सर्किट, और एक फ्लिप फ्लॉप सिर्फ एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वी नीड 1 फ्लिप फ्लॉप। और सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, जो करंट या फिर प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी एलिमेंट होती है और क्लॉक की भी रिक्वायरमेंट होती है फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इनपुट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। शॉर्टकट की टू ओपन गूगल क्रोम डेवलपर टूल्स इन विंडोज इज। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मुझे गूगल क्रोम डेवलपर टूल को ओपन करना है तो क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे। ऑप्शंस आर शिफ्ट प्लस आई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, देन कंट्रोल प्लस ऑल्ट आई, देन कंट्रोल प्लस आई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखो गूगल क्रोम डेवलपर टूल होता क्या है। तो गूगल क्रोम डेवलपर टूल बेसिकली एक डेवलपिंग का टूल होता है, जिससे होता क्या है, जो डेवलपर्स हैं, ठीक है, जो डेवलपर्स हैं वो वेब एप्लीकेशन को डीपर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डीबगिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वेब ऑथरिंग और डीबगिंग टूल्स मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं, वेब, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो इसकी हेल्प से होता क्या है, देखो ये बेसिकली जो टूल्स हैं ये होते क्या है, ये जो टूल्स हैं ये हमारे होते हैं वेब ऑथरिंग एंड डीबगिंग टूल्स होते हैं, जो कि डेवलपर्स को हेल्प करते हैं, वेब एप्लीकेशंस को डीपर तरीके से एक्सेस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक मिनट, वेब ऑथरिंग एंड डीबगिंग टूल्स, जो कि वेब ब्राउजर के अंदर ही ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। डीबगिंग टूल्स होते हैं बिल्ट इन
इन द ब्राउजर। ठीक है, तो गूगल क्रोम के अंदर ये ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, इसे आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई इज द करेक्ट शॉर्टकट की फॉर दिस टूल। Next is question number 12. Dash converts a source code to object code. तो source code को object code में convert करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। और कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं इसे, जो कि हमारे सोर्स कोड को, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, इसे ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। और कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको पता है कंपाइलर का मेन काम क्या है और इंटरप्रेटर का और असेंबलर का, तो आपको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और हमारा असेंबलर क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को और इनहैंस्ड फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बोरो इन हाफ सब्ट्रैक्टर? तो बोरो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर में? यहाँ से क्वेश्चन है। तो देखो, हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। और क्या काम होता है हाफ सब्ट्रैक्टर का? दो बाइनरी बिट्स को सब्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है हाफ सब्ट्रैक्टर। तो अगर हम बात करें ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर की, तो ये होती है ए बी, देन वी हैव डिफरेंस एंड बोरो के लिए बी ओ आर, आर ओ डब्ल्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर दोनों जीरो है, क्या एक जीरो एक वन, वन जीरो, या फिर दोनों वन वन है, तो ए जीरो बी जीरो, डिफरेंस क्या आएगा? जीरो, बोरो आएगा ही नहीं। ठीक है, जीरो में से वन जा नहीं सकता, तो यहाँ पर जीरो माइनस वन इज वन एंड बोरो इज ऑल्सो वन। वन माइनस जीरो इज वन, बोरो इज जीरो। वन माइनस वन इज जीरो और बोरो नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला केस है, आपको दिख रहा होगा, जीरो में से वन को माइनस नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी नीड अ बोरो ऑफ वन। तो अब हाफ सब्ट्रैक्टर में दो बाइनरी बिट्स के अंदर सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या होती है बोरो की इक्वेशन? तो अगर हम बात करें डिफरेंस की, डिफरेंस जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल डी से, डिफरेंस विल बी रिटन एज ए जोर बी। ठीक है, आप देख पा रहे हो कहाँ कहाँ पे वन है आपका डी के अंदर? जब आपका ए और बी में एक ही वन है, मतलब दिस विल बी रिटन एज ए डैश बी प्लस ए बी डैश। तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं कलर को चेंज करूं थोड़ा सा, तो देख पा रहे हो जो ये वाली रो है, ये वाली रो जहां पर पहली बार डी वन हो रहा है, दिस विल बी रिटन एज ए डैश बी। और जो सेकंड रो है जहां पे दूसरी बार डी वन हुआ है, दिस विल बी रिटन एज ए बी डैश। तो दोनों को प्लस अगर आप करते हो तो आपको मिलता है एज और बी। इसका मतलब जो डिफरेंस है हाफ सब्ट्रैक्टर का, वो होता है एज और बी। और अगर हम बात करें बोरो की, बोरो, तो बोरो में क्या है? ये सिर्फ एक ही बार वन हो रहा है, और जब ये वन हो रहा है उस टाइम पर ए डैश बी इज द आंसर, ए डैश बी। तो इस तरीके से हम डिफरेंस और बोरो की इक्वेशंस को निकालते हैं यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईबीसीडीआईसी? तो ईबीसीडीआईसी हमारा एक क्या होता है? एक बाइनरी कोड होता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है, एंड दिस इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ईबीसीडीआईसी होता क्या है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है ये आप देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ये आपका होमवर्क हो गया।
ठीक है, कितने बिट का ये कोड होता है, ठीक है, इसके बारे में आप लिखेंगे 2-3 लाइंस कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। What is the full form of the ISAM in file organization? तो ISAM की full form यहाँ पे पूछी हुई है। तो ISAM की जो right full form होती है वो होती है Indexed Sequential Access Method। तो DBMS में हम पढ़ते हैं Indexed Sequential Access Method। बेसिकली ये क्या है, फाइल को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फाइल में कुछ रिकॉर्ड स्टोर करने हैं तो इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड की मदद से क्या होता है कि हम फाइल के रिकॉर्ड्स को प्राइमरी की हेल्प से स्टोर करते हैं, ठीक है। फाइल के रिकॉर्ड्स को प्राइमरी की के हेल्प से क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और हर एक प्राइमरी की के लिए हम एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं और उस इंडेक्स को उस रिकॉर्ड के साथ मैप करते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंडेक्सेस होते हैं उनकी मैपिंग होती है पर्टिकुलर रिकॉर्ड के साथ, ठीक है, मैपिंग होती है पर्टिकुलर रिकॉर्ड के साथ, और इसी को बोलते हैं इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड। तो बेसिकली जो इंडेक्स होता है वो उस रिकॉर्ड का एड्रेस कंटेन करता है, कहाँ पे हमने उस रिकॉर्ड को स्टोर करा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। तो आई होप सो आपको आज की क्लास के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।